हाय फ्रेंड्स, हम एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि पूरा सीआरटी के ऊपर बेस्ड रहेगा। मैं यहाँ पे जो न्यू कमर्स है यानी कि जो न्यू लर्नर्स है, सीआरटी के बारे में तो वो बहुत ही थ्योरी पढ़े होंगे, पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एक सीआरटी पिक्चर ट्यूब यानी कि कैथोड रे ट्यूब जिसे बोला जाता है उसके अंदर क्या होता है। सो बेसिकली मैं पहले आपको इंटरनेट से कुछ डायग्राम्स डाउनलोड किया है, ठीक है, उसके ज़रिए समझाऊंगा। तो फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली इसको तोड़ के एक सीआरटी को तोड़ के उसके सारे पार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा डिटेली, ठीक है। जितने भी सारे पार्ट्स आपने पढ़े हैं आप रिलेट कर सकेंगे मैंने क्या क्या पढ़ा है और ये एक्चुअली में क्या क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे सीआरटी के जो टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम मॉडर्न सीआरटी देख रहे हैं वो पहले वाले सीआरटी से बहुत ही अलग है, पर टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण ये बहुत ही एफिशिएंट और क्लैरिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता आ रहा है, ठीक है। तो हालांकि अभी सीआरटी बंद हो चुका है, लेकिन आपको नया टेक्नोलॉजी जानने से पहले पुराना टेक्नोलॉजी कैसे काम करता था और उसको कैसे इन्वेंट किया गया था ये सब आप जानना ज़रूरी है। तो थियोरी तो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे या फिर आपके इंजीनियरिंग बुक्स में या फिर कुछ सोर्सेज से आप अच्छे से जान गए होंगे। तो अभी हम इसको अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको कोई सीआरटी ट्यूब तोड़ के अच्छे से नहीं समझाएगा कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं मेरे सामने ये एक डायग्राम रखा है, ये एक अर्ली सीआरटी ट्यूब का डायग्राम है, ठीक है। तो सीआरटी जिसको हम कैथोड रे ट्यूब जिसे बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम्स को फास्फोरस स्क्रीन में जब बम्बार्ड किया जाता है तो ये फास्फोरस स्क्रीन लाइट अप हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपका ट्यूबलाइट रन होता है। ट्यूबलाइट में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब हम फास्फोरस कोटेड ग्लास में जब बम्बार्ड करते हैं तो वो वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कैथोड लिखा है, तो ये कैथोड यानी कि जहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है। कैथोड के पीछे ये जो रेड कलर का आप देख सकते हैं, इसको हम हीटर बोलते हैं। हीटर का काम है कैथोड से इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्साइट करना, यानी कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे जब भी हम कैथोड हीटर को जब ऑन करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आप देखे होंगे हमारे जो ट्यूबलाइट में एक फिलामेंट रहता है, दोनों साइड में फिलामेंट रहता है, उसका पर्पस वही है ताकि जब वो हीट हो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो वो एमिट कहाँ होंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इसको एक्साइट करने के लिए हमें हीटर तो लगा दिया, अब इसको एक्सीलरेट करना है यानी कि आगे की तरफ फेंकना है। आप पहले जानते होंगे पहले लेज़र वगैरह या फिर कोई भी एलसीडी एलईडी टेक्नोलॉजी नहीं था, तो आपको पिक्चर या फिर बीम बिल्ड करने के लिए ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था, क्योंकि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स बनाए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब्स का काम यही है, इलेक्ट्रॉन के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यूज़ करके आप एक जैसे कि होता है आपका स्विच जैसा काम करवाना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्ट होगा तो स्विच कंडक्ट होगा, अदरवाइज ये कंडक्ट नहीं होगा। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स को आपको मतलब हाईली पॉजिटिव की तरफ आपको एक्सीलरेट करेंगे तो ये बहुत ही हाई स्पीड से जाके हमारे जो एनोड स्क्रीन होता है वहाँ पे बॉम्बार्ड होगा और हमको लाइट मिलेगा, ठीक है। तो उसको एक्सीलरेट करने के लिए हमें हाई वोल्टेज एनोड की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे देखिए कि ग्रीन कलर का जो कोटिंग दिया गया है, ये ग्रीन कलर का कोटिंग आपका एक्वाडक्ट कोटिंग होता है, ठीक है, देख सकते हैं। ऐसा क्यों दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ पे रेड कलर एरो मार्क दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ इनिशियल उसको फोर्स देने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे प्री एक्सेलरेटिंग एनोड्स होते हैं, ठीक है। इसको धीरे धीरे स्पीड करके जब यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ओवर 10 kV, ये एक मोनोक्रोमेटिक सीआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो ये 8 kV से लेकर 15 kV तक इसका वोल्टेज होता है। जब हम कलर सीआरटी के बारे में देखेंगे तो ये 26 kV से लेकर 32 kV तक उसका पोटेंशियल वोल्टेज रहता है।
इसीलिए अभी हम CRT जब देखते हैं तो कभी कभी आप देखे होंगे कि CRT ब्लास्ट के कारण किसी का मौत हो गया है। तो ये बहुत ही डेंजर होता है CRT, इसीलिए इसका ग्लास भी बहुत थिक दिया गया रहता है। ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कर दिया है तो अब ये स्क्रीन में जाके जब यहाँ पे कोलाइड होंगे तो यहाँ पे कुछ फॉस्फोरस के कोटिंग्स दिया गया रहता है, यानी कि फॉस्फोरस डॉट्स दिया जाता है। ठीक है, तो जब वहाँ पे जो भी कलर का फॉस्फोरस होगा, यानी कि मान लीजिए ग्रीन का फॉस्फोरस होगा तो ग्रीन लाइट, रेड का फॉस्फोरस होगा तो रेड लाइट, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस होगा तो वाइट लाइट, या फिर रेड फॉस्फोरस होगा तो रेड लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोनोक्रोमेटिक ट्यूब्स होते थे उसमें जनरली ग्रीन कलर या फिर वाइट कलर का फॉस्फोरस दिया जाता था। आप देखे होंगे ग्रीन कलर के मॉनिटर्स आते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ आते थे, इस हिसाब से ये काम करता था। तो आपने तो बीम जनरेट कर दिया, हमको तो बीम नहीं चाहिए, हमको पिक्चर चाहिए। तो ये बीम को पूरा स्क्रीन में स्कैनिंग करना पड़ता है। ठीक है, स्कैनिंग यानी कि लाइन बाय लाइन आपको स्कैनिंग करना पड़ेगा होगा। स्कैनिंग यानी कि जब हम एक पिक्चर सिग्नल को देंगे तो उसको हम बीम के जरिए हम इसको पिक्चर बनाने के लिए उसको स्कैनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, स्कैनिंग यानी कि एक पिक्चर में अगर हम डिवाइड कर दें यानी कि 10 लाइन्स में, तो वो 10 लाइन ऐसे बनाएगा कि पिक्चर के उससे 10 भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस बीम को इस ऊपर कर्नर से नीचे कर्नर तक स्कैनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। देखिए, ये सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, यानी कि बीम को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करने के लिए ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूज किए जाते थे। सिग्नल दे के इसको जब हम इसको डिफ्लेक्ट करते हैं तो ये स्कैनिंग करना आरंभ कर देता है। तो स्कैनिंग करते समय कौन सा एरिया डार्क रहेगा, कौन सा एरिया लाइट रहेगा, इसके लिए ये टोटली डिपेंडेंट होता है हमारा कैथोड सप्लाई के ऊपर। ठीक है, जब कैथोड से हम सप्लाई हटा देंगे तो ये डार्क हो जाएगा, जब दे देंगे तो ये लाइट चला आएगा। तो इस तरह से हमारा पहले के जो मोनोक्रोमेटिक पिक्चर ट्यूब्स थे वो काम करते थे। अब हम ये देखिए, ये एक हमारा CRT जो ऑसिलोस्कोप होता है उसका एक एक्चुअल ट्यूब है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, उसका जो ये ब्लैक वाला डॉट है ये उसका हाई वोल्टेज सप्लाई यानी कि 8 kV से जो 15 kV तक, और ये उसका मेन ग्लास ट्यूब है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका फॉस्फोरस स्क्रीन है जो वहाँ पे वाइट कलर में कलर किया गया है। और ये इसका देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मेटल का रिंग दिया गया है, ये इसके अंदर होता है आपका डिफ्लेक्शन यानी कि स्टैटिक डिफ्लेक्शन प्लेट्स होता है। और ये देखिए बहुत सारा आपका एक्सीलरेटिंग एनोड्स दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है पर यहाँ पे आपका मेन कैथोड एंड हीटर लगा हुआ है। ये देखिए हमारा एक कलर पिक्चर ट्यूब का डाइसेक्शन इससे काटा गया है। देखिए हमारा जो अभी कलर पिक्चर ट्यूब आया है उसके अंदर एक गन यूज़ नहीं किया जाता, उसके अंदर 3 गन यूज़ किया जाता है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि यहाँ से 3 कलर के लाइट एमिट होते हैं, ये पूरा आपका गलत है। आपका सोचना बिल्कुल गलत है। तीनों इलेक्ट्रॉन बीम तीनों सेम ग्रेविटी के होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है वैसा ही है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन बीम को कलर फास्फोरस के साथ कोलाइड करके कलर प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए हमारा तीनों तरीके के जो हमारे जितने भी सारे टेक्नोलॉजी है कलर पिक्चर ट्यूब के, यहाँ के आपके सामने ये एक फ़ोटो है, इसमें सब तीनों जितने भी टेक्नोलॉजी है कलर के वो आपको देखा गया है। तो सबसे पहले हमारा डेल्टा सिस्टम इलेक्ट्रॉन गन था, अब उसके बाद 3 इनलाइन गन जो RCA ने डेवलप किया था, RCA यानी कि रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका। उसके बाद सोनी ट्रिनिट्रॉन सिस्टम, सोनी का जो सिस्टम है ये इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी है और ज़्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी देता है। तो आप देखे होंगे अगर मैं आपके सामने 10 टीवी रख दूं पर मैं उसका लोगो छुपा दूं, जो 10 टीवी में से एक सोनी टीवी होगा वो आपको ऑब्वियसली सबसे ब्राइट और सबसे हाई क्लैरिटी पिक्चर देगा। ऐसा क्यों मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले जब हमने वैसे ही एक जैसे गन से इलेक्ट्रॉन निकला था, अभी हमें 3 गन चाहिए क्योंकि हमारा जो पिक्चर बनाने के लिए हमें जो मेजर 3 कलर चाहिए वो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू।
आप जानते होंगे पिक्सल में भी वही होता है। आप अगर मोबाइल स्क्रीन में लेंस लगा के देखेंगे तो आपको तीनों ही डॉट्स दिखेंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये सबसे पहले भी ये टेक्नोलॉजी था, आज भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। ओलेड टीवीज़ में भी वही सेम रेड, ग्रीन, ब्लू यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले जो आप देखते थे डेल्टा इलेक्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन गन, तो ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप में आपका तीनों गन्स रहते थे और इसके सामने आपका लगता था अपर्चर ग्रिल। अपर्चर ग्रिल का काम क्या है, इसको हम और एक चीज़ भी कहते हैं शैडो मास्क। देखिए जैसे आप अपना कैमरा में जैसे DSLR वगैरह हो गया, मोबाइल हो गया, एक अपर्चर एडजस्ट होता है। अपर्चर का काम है जितना लाइट ज़रूरत है उनका उसको पास करना। एक्सेसिव लाइट अगर पास हो गया ना तो आपका पिक्चर ओवर लाइट और ओवर सैचुरेट होकर पिक्चर गंदा कर देता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे आपका अगर धूप के तरफ आपका कैमरा फिर मोबाइल ऑन करेंगे तो डिस्प्ले पूरा वाइट हो जाता है। तो वो क्या करता है ना, अपना अपर्चर को एडजस्ट करता है, यानी कि उसका जो जितने एरिया से लाइट आता है वो उसको थोड़ा सा कम कर देता है। इससे क्या होता है ना, प्रॉपर डिटेल आपको दिखाई देता है। तो ये सबसे पहले डेल्टा सिस्टम का अपर्चर ग्रिल है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये आपका फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, क्योंकि इसमें पिक्सल्स आ गए। पहले मोनोक्रोमेटिक CRTs में पिक्सल्स नहीं थे, वो नॉर्मली प्लेन स्क्रीन थे, क्योंकि हमें RGB के कोई वैल्यूज़ नहीं थे वहाँ पे। एक ही कलर था इसलिए पूरा स्क्रीन में एक ही कोटिंग दिया जाता था। पर इसमें आपको वैल्यूज़ डालने पड़ेंगे, यानी कि रेड और ग्रीन और ब्लू का सेपरेट वैल्यू होगा, जिससे क्या हो कि वो ब्लेंड ना हो। ब्लेंड हो जाएंगे तो अलग ही कलर दिखेंगे और वाइटिस वगैरह दिखेंगे, इसलिए उसको अलग रखना ज़रूरी था। इसलिए इसके पीछे शैडो मास्क देना ज़रूरी था। वो क्या होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन बीम को गाइड करेगा और ईच पिक्सल में उसको जिसका जो भी पिक्सल है उसमें प्लेस करेगा। इससे हमारा अच्छा खासा पिक्चर बनेगा। CRT मॉनिटर्स में ये डेल्टा सिस्टम वगैरह यूज होते हैं। उसके बाद आया हमारा RCA इनलाइन सिस्टम, जिसमें तीनों जो इलेक्ट्रॉन गन्स थे वो एक ही लाइन में दिए गए। उसके हिसाब से उसका जो फॉस्फोरस स्क्रीन कोटिंग था वो RGB स्ट्रिप्स में चला आया। उसके पीछे उसका शैडो मास्क भी ऐसे रेक्टेंगुलर शेप यानी कि टॉल रेक्टेंगुलर शेप में चला आया। और आप देख सकते हैं कैसे दो होल्स के बीच कितना बड़ा बड़ा गैप है। तो आप एक्सपेक्ट करते होंगे कि इतना बड़ा गैप है तो वो काफ़ी सारा लाइट भी ब्लॉक करता होगा, यानी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करता होगा। तो आप बिल्कुल सही है, वो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर देता है। और हमारा पिक्चर RCA इनलाइन कलर सिस्टम जो आपका पिक्चर ट्यूब है, RCA इनलाइन जो आपका इलेक्ट्रॉन गन है, उसमें बहुत ही डल पिक्चर आता था। डल पिक्चर यानी कि उसके हिसाब से तो वो ब्राइट था, पर जब हमने सोनी ट्रिनिट्रॉन को देखा तो सोनी ट्रिनिट्रॉन ने क्या किया ना, उसके जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो गैप्स थे उनको सब काट दिए, सिर्फ वर्टिकल्स को रहने दिया। उससे क्या हुआ ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा RGB वैल्यू चलाया हमारा फॉस्फोरस स्क्रीन में और पिक्चर और भी ज़्यादा ब्राइट दिखने लगा। इससे हमारा क्या हुआ ना, सोनी ट्रिनिट्रॉन सबसे अच्छा क्लैरिटी पिक्चर देता था। कभी कभी एप्पल के मैकबुक जो होते थे, मैकबुक में गलत कह रहा हूँ, मैकिन्टोश जैसे पुराने जो आपका CRT कंप्यूटर्स होते हैं उसने भी सोनी का मॉनिटर यूज़ किया था। तो सोनी सबसे फेमस था हमारा पिक्चर ट्यूब बनाने में। और उसके बाद जब देखें ये 3 इनलाइन गन या फिर ट्रिनिट्रॉन या फिर आपका डेल्टा सिस्टम में ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन नहीं काम किया। हमने तो बीम बना दिया, उसके बाद हमको पिक्चर भी रिट्रेसिंग करना है या फिर स्कैनिंग करना है, तो उसके लिए मैंने जैसे कहा था डिफ्लेक्शन योग चाहिए। तो इसके लिए एक डिफ्लेक्शन योग लिया जाता है, वो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला होता है, वो स्टैटिक वाला नहीं होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें कॉपर कॉइल लगा होता है। मैं आपको रियली सब दिखाऊंगा। तो कलर पिक्चर ट्यूब में सबसे जो पहला प्रॉब्लम आया था वो था आपका कन्वर्जेंस का इशू, यानी कि पिक्चर का जो जब पहले तैयार किया गया तो RGB अपने हिसाब से जो जहाँ चाहो वहाँ दिखा रहा था, यानी कि पिक्चर का एक्चुअली वाइट प्रॉपर नहीं दिखा रहा था। वाइट यानी कि RGB जब एक साथ मिलेंगे तभी जाके तो वाइट दिखाएगा ना। अगर उसमें से रेड वहाँ शिफ्ट हो जाए, ब्लू वहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ये बहुत ही मैग्नेटिकली प्रॉब्लम कर रहा था। आप भी देखे होंगे कभी कलर CRT के पास आप अगर मैग्नेट लेके जाएंगे वो कैसा बिहेव करता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि मैग्नेटिकली सेंसिटिव होता है। इसीलिए बहुत ही मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके लिए डिगाउसिंग कॉइल जनरेट किया गया, ताकि वो जितने भी मैग्नेटिक इम्बालेंस है वो मतलब स्क्रीन से हटाने के लिए। उसके बाद कन्वर्जेंस रिंग दिया गया। कन्वर्जेंस रिंग कुछ प्योरिटी रिंग्स वगैरह जैसे होते हैं जो कि बीम्स को इंटरनली एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद
ये पिक्चर जनरेट करने में, जैसे कि आपका यह स्क्रीन होता है, इसमें 3 कलर के फास्फोरस होते हैं, जैसे कि रेड फास्फोरस हो गया, फिर ग्रीन का फास्फोरस, ब्लू कलर का फास्फोरस। तो वही सेम प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे कोलाइड होंगे तो ये कलर जनरेट करेगा। और स्कैनिंग के प्रोसेस में वर्टिकल ब्लैंकिंग, हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग, स्कैनिंग वगैरह, और कौन से टाइम पे कौन सा सिग्नल जनरेट करना है, ये सब उसके जो पीसीबी होता है, यानी सीआरटी के जो पीसीबी होता है, ये से पहले से इंजीनियर ने डिजाइन करके रखा है। तो मैं सब आपको समझाऊंगा। मैं ज़रूरत पड़े तो सीआरटी के पीसीबी लूँगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा सेक्शन का क्या काम रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक रियल सीआरटी को तोड़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है, जो आपने पढ़ा है अपने थ्योरी में, उसके साथ आप इसको कंपेयर कीजिएगा कि कितना आपने सही पढ़ा है और रियल लाइफ में कितना है। मैं आपको डिटेली सब बता दूंगा कि इसमें कौन सा चीज़ का काम क्या है। और एक बात, सीआरटी में, कलर सीआरटी में 2 चीज़ एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन ग्रिड एंड फोकस ग्रिड। फोकस ग्रिड और स्क्रीन ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड का काम है, जब हम उसको ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन में आ जाता है और पिक्चर ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। फोकस ग्रिड का काम है, अगर तीनों जो बीम्स है, मान लीजिए उसको परफेक्टली स्क्रीन में अगर फोकस करना है ना, तो उसको वैसे ही एक वोल्टेज दे के एडजस्ट किया जाता है, हाई वोल्टेज दे के, ताकि वो स्क्रीन के ज़्यादा पीछे ना रहो या फिर ज़्यादा इसका आगे उसका जो बीम प्रोडक्शन हो वो ना हो, वो परफेक्टली स्क्रीन में होगा, ताकि आपका स्क्रीन का जो शार्पनेस है वो परफेक्ट आएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सीआरटी में कैसे काम करता है, पूरा बीम के साथ, विदाउट कन्वर्जेंस योग या फिर विदाउट आपका डिफ्लेक्शन योग कैसे काम करता है, और डिफ्लेक्शन योग देने के बाद क्या होता है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इस सीरीज़ में पूरा बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा मैंने क्या मिस किया, जो कि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।